हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम अपने जो कि नाइन्थ क्लास का एटम और मॉलिक्यूल जो है परमाणु और अणु जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर थर्ड है साइंस का। इसको हम जो है आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो है एटम और मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। सबसे पहले जो है एटम होता क्या है, जो मैंने आपको लिखवाया नहीं आप अपने नोट्स में उतार सकते हो। बाकी हम जो है डिफाइन करते हैं कि एटम होता क्या है। ये मार्कर मैंने ले लिया। इस मार्कर का जो है ना मैं छोटा मतलब बिल्कुल ही छोटा हिस्सा कर दूं। मतलब काट काट के इतना छोटा कर देना है ना कि ऐसा एक पार्ट मिले जो कि अनकटेबल है, जिसको हम काट नहीं सकते। तो उसको जो है क्या बोला गया, उसको बोला गया एटम। तो एटम क्या बोला गया कि एक जो मार्कर है ना, मतलब जो एक मार्कर है, इसको हम क्या करें कि छोटा सा छोटा मतलब बिल्कुल ही छोटा सा पॉइंट बना देना हमें। और उसका वो जो छोटा सा पॉइंट होगा ना, एक चिन्नी सा जो बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एटम कहलाएगा। यानी एटम क्या है, तो बोलोगे यानी एटम यानी ये चिन्नी चिन्नी पॉइंट, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब ये छोटे छोटे जो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे मार्कर के, तो एक मार्कर तैयार होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चिन्नी चिन्नी पॉइंट से मिलके ये मार्कर तैयार हुआ है। तो मतलब एटम क्या है, तो एटम बोलोगे, एटम क्या होता है कि एटम जो है ना, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। मतलब ये पदार्थ है, आपका मार्कर क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का बताया था ना, पदार्थ क्या होता है, जो जिसके अंदर एक द्रव्यमान है, ये कुछ ना कुछ ग्राम का हो गई, और जिसका अपना कोई ये जगह घेरा। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो इसने जगह घेरा नहीं घेरा मेरे हाथ का। अगर ये वायु में है तो इसने वायु में जगह घेरा नहीं घेरा। तो सिंपल सी बात है, ये पदार्थ होता है। तो पदार्थ, अब पदार्थ का छोटा सबसे छोटा रूप जो है, जो चिन्नी सा पॉइंट होगा ना, वही क्या कहलाएगा, हमारा एटम कहलाएगा, यानी परमाणु कहलाएगा। तो परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण। अगर मैंने बोला परमाणु की जो है सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी, तो एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। ठीक है, महर्षि कनाद थे, कनाद थे, जिन्होंने जो है परमाणु का सबसे पहले डेफिनेशन दिया था कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु मतलब जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है वही परमाणु है। ऐसा किसने बोला था, महर्षि कनाद ने। उसके बाद जो है पकुधा आए, और पकुधा ने भी कहा कि क्या होता है आपका जो है, पकुधा ने भी क्या बोला, तो पकुधा जो है ये भी एक इंडियन फिलोसफर थे। ये भी आए, इन्होंने भी बोला कि एटम क्या है, तो एटम यानी पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। मतलब सबसे छोटा कण, मतलब चिन्नी चिन्नी सा जो पॉइंट है ना वो, तो वही आपका जो है क्या है, एटम है। नेक्स्ट हमारे जो है आगे चले तो डेमोक्रिटस और लुइसिपस आते हैं। और वो जो है वो छोटे से कण को, ये जो छोटा सा एक पॉइंट हमने बनाया था ना मार्कर को काट काट के, तो उन्होंने एक छोटे से पॉइंट को क्या नाम दिया, तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रिटस और लुइसिपस ने बोला कि ये जो है ना कण, इसका नाम हम देंगे एटम। ठीक है, तो अब अभी हमने क्या समझा है कि एटम होता क्या है। तो एटम को मैंने क्या बोला कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर होगा, दैट इज आवर एटम। ठीक है, तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, तो एटम का हमने यहां से कर लिया कि एटम है क्या। चलो मैं अब आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। बाकी मैंने नोट्स तो यहाँ पे लिख रखे, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। बाकी मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे कि आपका एटम है, वो एटम क्या करता है, तो एटम जो है वो एक दूसरे से जुड़ के केमिकल रिएक्शन करता है। तो अगर मैं बोलूंगा ना, टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स मेक न्यू प्रोडक्ट। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में क्या है कि दो या दो से अधिक जो एटम होंगे ना, परमाणु होंगे, वो किसका निर्माण करेंगे, वो उत्पाद का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और ले लिया एक ऑक्सीजन ले लिया। अब इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है आपका H2O, जो कि है वाटर बनता है, पानी बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम टू की फॉर्म में लेते हैं, तो ये आप ऐसे ले लेते। तो मैंने क्या बोला कि ये देखो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर ये दोनों मिलेंगे, ये अगर दोनों मिलेंगे तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, तो वाटर बनेगा। ठीक है, तो वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलके जो है क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो है यही हमारा केमिकल रिएक्शन है, यानी ये क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में
जो भाग ले रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक कहते हैं। तो क्या बोलोगे, अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जिसका निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया में, दैट इज आवर प्रोडक्ट, यानी इसको हम कहेंगे उत्पाद। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके कौन सा उत्पाद को बना रहा है, तो आप बताओगे, तो यहाँ पे देखो क्या बना रहा है, जल को बना रहा है। तो बता दोगे क्या कि हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है वो मिलके किसको बना रहा है, तो वो वाटर को बना रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। तो अब हम आते हैं अपने, कि मैंने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो दो या दो से अधिक एटम मिलके ना प्रोडक्ट को बनाते हैं, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में देखा मैंने कि एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है, और जो बनते हैं वो क्या है, आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए। ये क्यों समान होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया जब भी करते हो ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने की है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दो नियम, तो वही जो है रासायनिक अभिक्रिया के, क्या मैं इसको केमिकल कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ, यानी रासायनिक संयोजन बोल सकता हूँ क्या, क्या ये जुड़ नहीं रहा, अगर ये जुड़ रहा है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, तो ये जो है दो आपके एलिमेंट जो है जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो ये है आपका, क्या है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन, मतलब आपका जो है रासायनिक संयोजन है आपका, यानी। तो मैं इसके क्या क्या लॉज कौन कौन से लॉज है, तो लॉज से पहले हम जो है एक बात करते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो क्या ये दो हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन नहीं है, क्या ये बराबर है, तो बिल्कुल नहीं बराबर है। और ये जो है अगर हमने ऐसे किया ना तो गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, और 2 ग्राम जो है हमने 2 ग्राम हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और हाइड्रोजन हमने कितना ग्राम लिया, तो हाइड्रोजन लिया हमने 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितने ग्राम लिया, 2 ग्राम, तो कितना H2O बनना चाहिए, तो जो H2O है ना वो आपका 4 ग्राम बनना चाहिए, यानी जो H2O है वो कितना बनना चाहिए, H2O जो है वो 4 ग्राम, क्यों बनना चाहिए 4 ग्राम H2O, क्योंकि आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 2 ग्राम ऑक्सीजन है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 4 ग्राम H2O बनाएंगे। तो ये मैंने क्यों बोला है, ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है आपका जैसे हम कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्या आपको ये समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक एटम जो है नए प्रोडक्ट को बनाए, ठीक है, दो एटम ले लिया, नया प्रोडक्ट क्या बना, वाटर बना, ठीक है। और ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो मास है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो कहता है कि अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है ना वो समान होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला 2 ग्राम ये और 2 ग्राम ऑक्सीजन बन के ये 4 ग्राम ही H2O बनेगा। तो अगर ये बराबर नहीं है ना तो इसको बराबर करो, कैसे बराबर करेंगे, तो मैं इसको जो है आगे अगर 2 डाल देता हूँ, बीच में 2 नहीं डालूंगा, मैं ही साइड में डालूंगा, अगर आगे 2 डाल देता हूँ तो 4 हाइड्रोजन हो गया, दो दूनी 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन तो 2 है, इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब बराबर हो गया 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो यानी इसीलिए रासायनिक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेगा कि ना तो आपका द्रव्यमान जो है, यानी आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो वो कहता है ना तो मास जो है वो क्रिएट होगा, ना तो द्रव्यमान बनेगा, और ना ही उसका विनाश होगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। एक बात बताओ, क्या ये मतलब ये क्या, हमें जो है ये सब की याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है। अरे एक बात बताओ, जैसे कि आपने गए किसी दुकान पे, अब दुकान पे आप गए वो लेने 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज, तो आप अगर 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज लेके आओगे, तो आप जब घर पे जाके पहुंचे और घर पे जाके जब आपने मम्मी को थैला दिया, तो क्या वो 3 किलो आलू प्याज होंगे या 4 किलो आलू प्याज होंगे, तो बात बराबर है ना, कि 2 किलो आलू 2 किलो प्याज बराबर में आप जो है जो घर पे दे के आओगे वो 4 किलो आलू प्याज दे के आओगे, तो इसका मतलब क्या है
कि आपका जो अभिक्रिया था, जो अभिकारक था, जो रिएक्टेंट्स था, वो क्या था? आलू और प्याज। और उत्पाद क्या था आपका? आलू प्याज। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 4 किलो इधर भी है और 4 किलो उधर भी है। तो मतलब हमेशा याद रखना, अभिकारक बराबर में हमेशा उत्पाद, यानी रिएक्टेंट्स हमेशा किसके बराबर में होंगे? उत्पाद के बराबर में होंगे, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी अभिकारक हमेशा उत्पाद के बराबर में, रिएक्टेंट्स हमेशा जो है किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके कारण? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको बिगाड़ सकते हैं। चलो, एक तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई चीज जुड़ता है, मतलब दो जुड़ेंगे, तो कौन सा लॉ लागू होगा? तो केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ में पहला होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बोलता है कि अभिकारक जो है ना, ये वाले, ये जो अभिकारक है वो किसके बराबर होगा? उत्पाद के बराबर होगा। ये कौन सा लॉ कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो है मैंने बोला कि दूसरा आपका जो है नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है आपका कि ये जो जुड़े हैं ना, ये जो दो एलिमेंट जुड़े हैं, ये हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़े। दूसरा जोड़ने का नियम क्या है? रासायनिक संयोजन का, केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो अभिकारक बराबर में उत्पाद होगा, रिएक्टेंट्स बराबर में प्रोडक्ट होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा नियम क्या कहेगा? दूसरा नियम कहता है कि आपका जो है ये जो जुड़ा है ना दो एटम, ये जो दो एटम जुड़ के आपका जो एक H2O बना है, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं देखूं हाइड्रोजन का, अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन जो है वो कितने ग्राम का होता है? तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो है लगभग 1 ग्राम होती है। मैंने अगर H2O बोला, H2O है ये, अब H2O यानी वाटर है, इसमें देखूंगा कितने हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम का है, तो बताओ 2 हाइड्रोजन कितने ग्राम का? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने ग्राम का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 ग्राम का। तो मैं क्या यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ? चलो ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बताओ, H2O जो है, इसमें एक हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम का है, तो 2 हाइड्रोजन कितने ग्राम का होगा? 2 ग्राम का होगा। तो क्या मैं यहाँ पे 2 ले लूँ? बिल्कुल ले लो। रेशो बनाना है तो क्या मैं रेशो का साइन दे दूं इधर? तो एक मैं साइन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपका O जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो होता है 16। तो अगर मैं इसको काटता हूँ ना, तो क्या निकलेगा? 1:8। कहीं का भी पानी ले लो, चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके पड़ोसी का घर का हो, चाहे आपके मतलब किसी के भी घर का हो, ये जो हमेशा जो है, ये आपका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कोई भी पानी जो होगा। ठीक है, यानी कोई भी वाटर जो है वो 1:8 में ही होंगे। अगर मैं बात करता हूँ, बोलो कि भैया अगर पानी की मैंने मात्रा बढ़ा दी तो? अरे बढ़ा के देख लो ना। अगर मैंने बोला 4 H2O है, ठीक है, 4 H2O है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का, तो 8 हाइड्रोजन कितने ग्राम का? तो बोलोगे 8 ग्राम का है भैया। रेशो हमें चेक करना है, तो रेशो का साइन, जो हमारा जो है ऑक्सीजन इतने इधर कितने हो गए? तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, क्योंकि 4 जो है ये O से भी गुना होगा। तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का, तो 4 ऑक्सीजन 64 ग्राम का। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 8 एकम 8, और 8 से कितने पे गया ये? 8 पे चला गया, यानी 1:8 जो है। कहीं का भी पानी ले लो, तो क्या कहता है आपका कि कोई भी जो वस्तु आपस में जुड़ी है ना, यानी जो कोई भी एटम आपस में जुड़ता है, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ जुड़ता है। जैसे कि पानी है, पानी का एक फिक्स प्रोपोर्शन है जो कि क्या है? 1:8। बोलोगे भैया एक पानी का छोड़ो, आप मुझे ना कुछ और का बताओ। चलो हम एक और देखते हैं, जैसे कि नमक है। बोलोगे नमक का रासायनिक अभिक्रिया कैसे करवाएंगे? तो नमक में क्या होता है? एक सोडियम मिलता है और एक मिलता है क्लोरीन। अगर ये सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। चलो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। सोडियम और क्लोरीन अगर मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड, तो क्या ये दो एटम जुड़ रहे हैं? क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है? क्या ये केमिकल जुड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो बोलोगे हाँ, रासायनिक संयोजन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। और क्या बन रहा है? न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, NaCl, यही नमक बन रहा है, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसे। तो दो एलिमेंट जो जुड़ेंगे, इनके दोनों अब जो हम क्लियर करते हैं।
पहला मुझे बताओ कि क्या पहला रूल को ये फॉलो कर रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले रूल को फॉलो कर रहा है क्या? पहला रूल क्या बोल रहा था? अभिकारक बराबर में उत्पाद होगा। तो देखो एक एक Na एक Na, एक Cl एक Cl, यानी हाँ बराबर है। पहला रूल बराबर है कि अभिकारक बराबर में उत्पाद है। कौन से नियम के अकॉर्डिंग हम अभिकारक बराबर में उत्पाद करते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है ये? एक बार और रिकैप करो कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। दूसरा बताओ, क्या दूसरे को ये फॉलो कर रहा है? दूसरा नियम क्या था कि आपका जो एटम जो जुड़ेगा ना वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगा। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम कहाँ से लाए? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है NaCl जो है, NaCl जो है, ऊपर मैं लिख देता हूँ, NaCl जो है ना, तो Na का मुझे द्रव्यमान निकालना होगा। तो Na का द्रव्यमान अभी मैं बताया तो 23 ग्राम होता है। Na का द्रव्यमान 23 ग्राम है, चलो ठीक है 23 लिख लिया। फिर मैंने ले लिया आपका जो है रेशो का साइन ले लिया। और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। क्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, छोड़ दो। तो यानी कोई सा भी नमक ले लो, टाटा का ले लो, निरमा का ले लो, या सफेदी का ले लो, कुछ भी ले लो, अरे कोई भी नमक, पता नहीं कितने सारे नमक होते हैं, कोई सा भी नमक ले लो, अगर उसका अनुपात जो है अगर 23:35.5 से कुछ अलग हो फिर बताना मुझे। मतलब सिंपल सी बात है, कोई सा भी नमक हो ना तो उसका अनुपात क्या होगा? 23:35.5 होगा। ठीक है, 23:35, कोई भी आपका नमक हो। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो आपका केमिकल रिएक्शन में जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में कितने नियम हैं? तो आपके दो नियम हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो जुड़ रहा है तत्व, जो एलिमेंट जुड़ रहा है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसके कितने नियम है? दो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो मैंने अभी बोला था मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यानी इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास तो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अभी बोला था ना मैंने आपको। और इसमें जो है फॉर एग्जांपल एक आपको कार्बन और देखो कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा और इससे क्या बना? CO2 बना। इसमें देखोगे कार्बन का जो है, कार्बन कितने ग्राम का होता है? तो 12 ग्राम का होता है। ये मैं पहले पार्ट में मैंने जो है एक जो पार्ट डाला है ना बेसिक आपका जो है केमिस्ट्री का, उसमें चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सभी के द्रव्यमान बता रखे हैं। ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो 12 ग्राम लिख लिया। ऑक्सीजन इतने के इधर कितने हैं? 2 है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर 2 है तो अभी बताया था ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 है, तो क्या 16 दूनी 32 हो जाएगा ये? तो यानी आप 12 ग्राम कार्बन और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना? CO2 बना। तो 12 ग्राम कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, इसका मतलब क्या है? 44 ग्राम। तो क्या इसको जोड़ के देखो, क्या ये 44 आ रहा है? तो बोलोगे हाँ भैया ये 44 है, 32 प्लस में 12, 44 ग्राम और 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेगा कि आपका अभिकारक यानी कार्बन और ऑक्सीजन और उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहीं से भी कोई भी चीज ले लो, अगर दो एलिमेंट जुड़ेंगे साथ में तो हमेशा एक फिक्स रेशो में, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसे कि कोई वाटर का ले लो 1:8, कोई नमक का ले लो 23:35.5। ठीक है, 23:35, कोई सा भी नमक ले लो, कोई सा भी पानी ले लो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो भी कंपाउंड बना है ना, जो भी यौगिक जो बना है कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशो। मतलब जो भी आपका यौगिक बना है वो एक सेम या समान अनुपात में बनेगा। कोई भी मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब है कि कोई भी यौगिक एक स्थिर अनुपात में ही एक दूसरे से जुड़ता है, मतलब एक कांस्टेंट या सेम रेशो में एक दूसरे से जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने H2O का यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बताया। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे हम चलते हैं। डॉल्टन बाबा आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया एटम का मतलब होता है क्या होता है? तो ये जो मार्कर है ना, इसको अगर हम छोटा से छोटा से छोटा से छोटा काट देंगे ना तो आपका छोटा सा जो पॉइंट मिलेगा, एक चिंदी सा जो पॉइंट मिलेगा, वो आपका एटम है।
क्या इसने क्या नया बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी इस बाबा का नाम आ जाता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपका मेन है, DAT, बहुत मेन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो इसने क्या बोला था कि टाइनी पार्टिकल्स, एटम क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल, छोटे कण होते हैं, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि अनकटेबल है, जो कि क्या है, अनकटेबल है, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। ये इनविजिबल होता है, इसको हम देख भी नहीं सकते। मतलब आपको एक बार बताओ, मैं इस पॉइंट को भी ले लूं, अगर ये पॉइंट ले लूं, इसको भी मैं मिटा के थोड़ा सा कर सकता हूँ, इसको अभी बन गया, इसको भी मैं मिटा सकता हूँ, इसका मतलब मैं काट सकता हूँ। मतलब बोल रहा है कि ये इनविजिबल होगा, देख भी नहीं सकते हो आप, तो काटोगे कैसे। तो ये इनविजिबल होता है, मतलब नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पहला डाल्टन क्या बोलता है कि पदार्थ जो है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम है एटम। दूसरा बोलता है कि ये इनविजिबल है, ये अदृश्य है, ये ना तो बनेंगे और ना ही इनका विनाश होगा, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम जैसा ही। ये बोलता है कि जो सेम या आइडेंटिकल मास, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एलिमेंट्स, मतलब जो सेम एलिमेंट्स होगा ना, उसका जो मास होगा ना, वो आपका सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। मतलब अगर आप 9th क्लास के हो ना, तो 9th क्लास का प्रत्येक बच्चा जो है ये चैप्टर पढ़ेगा, प्रत्येक बच्चा इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेगा साइंस का, प्रत्येक बच्चा उसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट जो है ना, उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ये आपका थर्ड लॉ बोलता है डाल्टन बाबा। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर अलग तत्व हैं, अलग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने होते हैं अभी, तो अभी तक आपके 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व खोजे गए हैं। और एलिमेंट्स होता क्या है, तो वो भी हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, सोडियम है, तो ये सल्फर है, तो ये सब आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या बोलता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो उसका मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और डाल्टन बाबा ने एक नई बात बोली कि कभी भी आपका जो एटम जुड़ेगा ना, तो एक फिक्स रेशो में, एक सेम रेशो में, एक फिक्स रेशो में जुड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, बिल्कुल ये इसी की बात कर रहे थे। तो यानी कोई भी एटम जो है वो जुड़ेगा एक फिक्स रेशो में, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम आते हैं हम कि एटम जो है वो होता क्या है। तो एटम मैंने बताया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मतलब एक पदार्थ का सबसे छोटा कण, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एटम जो है आपका, तो एटम जो है एक आपका एलिमेंट का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है ये एलिमेंट के सारे गुण को शो करता है, ठीक है। ये तत्व का ही एक पार्ट होता है और ये एलिमेंट के सारे गुण को शो करता है। अब जो है अगर मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है और मैं बहुत ही इजी वे में कहता हूँ, इसको छोड़ो। टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू, मोर देन टू एटम्स मेक मॉलिक्यूल। मतलब जो है आपका दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक एटम मिलके ना मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर मैंने बोला कि O2 में जो है ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, दो है ना, तो इसको मैं कहूंगा एटम नहीं कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, मॉलिक्यूल्स कहूंगा, अणु कहूंगा इसको, क्योंकि इसमें कितने एटम जुड़ गए, दो एटम। तो अगर दो एटम जुड़े या दो से अधिक एटम जुड़े तो वो क्या कहलाएगा, आपका मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। मैंने बोला H2O जो है, तो H2O में भी कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा, इसको भी मॉलिक्यूल्स कहूंगा, क्योंकि इसमें दो से अधिक एटम है। अगर मैं बोलूंगा मुझे बताओ N2 जो है नाइट्रोजन के दो अणु है ना, तो दो अणु है, मतलब एक से दो या दो से अधिक हो तो हम क्या कहेंगे, अणु यानी मॉलिक्यूल्स कहेंगे। यानी एटम कब होगा, जब सिर्फ सिंगल होगा। अगर मैं O लिखता हूँ ऑक्सीजन है तो एटम है, मैं अगर नाइट्रोजन लिखता हूँ तो एटम है, सोडियम लिखता हूँ तो एटम है, आपका कार्बन लिखता हूँ तो एटम है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक होगा तो ये मॉलिक्यूल्स होगा। चलो बताओ ये NaCl क्या है फिर, तो NaCl आपका मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें कितने एटम है, तो आपके एक Na है और एक Cl है, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब जो है इसको एक बार मैं आपको पूछता हूँ कुछ, मुझे बताना, इसको मैं रब करके देखता हूँ, ठीक है।
अब जो है आपका जो एटम है ना, अब एटम का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम मतलब परमाणु। अब परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू योर प्रोटॉन्स नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, ठीक है। खत्म ही होने वाला है बस। तो अभी हम क्लियर करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो प्रोटॉन की नंबर इज इक्वल्स टू योर एटॉमिक नंबर। मतलब मैंने बोला अगर हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एक ही होगा। मैंने बोला कार्बन में कितने आपके मतलब ये हाइड्रोजन का बताया, ठीक है। मैंने बोला कार्बन जो है ना, कार्बन में आपके 6 प्रोटॉन्स होंगे, तो बताओ इसमें कितना एटॉमिक नंबर होगा, तो 6 होगा। मैंने बोला ऑक्सीजन में जो है आपके 8 प्रोटॉन्स होंगे, तो बताओ कितना आपका एटॉमिक नंबर होगा इसका, तो 8 होगा। मतलब एटॉमिक नंबर क्या है आपका, तो बराबर में प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन की संख्या ही कहते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से दिखाते हैं, ठीक है। और आपका एक होता है एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो एटॉमिक मास जो है आपका प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों मिलके आपका एटॉमिक मास बनाते हैं। प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन जो है दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एटॉमिक मास बनेगा। तो अगर मैंने बोला तो इसको जो है एटॉमिक मास को जो है हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो अगर मैंने बोला कि एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आपका क्या, जेड लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर को मैंने नीचे लिखा है ना, क्या मैं एटॉमिक मास को मैंने ऊपर लिखा है ना। चलो मुझे ये बताओ कि अब मुझे ये मैं लिख रहा हूँ, इसमें बताना मुझे एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो बोलोगे एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17। एटॉमिक मास कितना है, तो 35। इसमें बताओ कितना है, इसमें जब बोलोगे तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और एटॉमिक मास कितना है, तो 23 है। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। आपने जो है दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी वीडियो जो है अन्य बच्चों तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद।